उसके बाद लास्ट है हमारा टाइम फैक्टर। तो टाइम फैक्टर की बात आती है हमारे इंटेंजिबल एसेट के अंदर। तो एक बार इसको यहां से समझते हैं। जब भी हम टेंजिबल फिक्स एसेट की बात करते हैं तो हम डेप्रिसिएशन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। वहीं अगर हम जब भी नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं तो वहां पर हम डिप्लीशन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से जब भी हम इंटेंजिबल एसेट की बात करते हैं तो वहां पर हम अमोर्टाइजेशन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा जो टाइम फैक्टर था वो भी इस अमोर्टाइजेशन से रिलेटेड है। टाइम फैक्टर का मतलब हो गया कि कई बार जो है हम इंटेंजिबल एसेट्स को एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए परचेज करते हैं। सपोज आपने कोई पेटेंट या कॉपीराइट लिया है 5 साल के लिए, तो पेटेंट और कॉपीराइट दोनों ही आपका इंटेंजिबल एसेट है। अब इंटेंजिबल एसेट क्या होता है, अगर आपको ये नहीं पता तो उसके लिए आप चैप्टर नंबर 2 को जाके देखो। इंटेंजिबल एसेट का मतलब वो एसेट जिसको आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमारा पेटेंट है, कॉपीराइट है, ये हमारा इंटेंजिबल एसेट कहलाता है। और इस पेटेंट और कॉपीराइट को आप एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए परचेज करते हो। सपोज आपने पेटेंट लिया था 5 साल के लिए, तो 5 साल आपका टाइम फैक्टर है जिस टाइम पीरियड के अंदर आपका पेटेंट का राइट खत्म हो जाएगा। 5 साल तक ही आप अपने उस पेटेंट के राइट को इस्तेमाल कर पाओगे। तो जो भी आपको डेप्रिसिएशन लगाना है वो उस 5 साल के अंदर अंदर लगाना है, यानी 5 साल आपके पेटेंट के लिए यूजफुल लाइफ बन जाएगा। तो इंटेंजिबल एसेट के अंदर चाहे पेटेंट हो, चाहे कॉपीराइट हो, चाहे ट्रेडमार्क हो, वहां पर जो है एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए हम इनके राइट्स को परचेज करते हैं। अब यहाँ पर इंटेंजिबल एसेट के केस में डेप्रिसिएशन नहीं बोला जाता, बल्कि क्या बोला जाता है, अमोर्टाइजेशन। तो अब डेप्रिसिएशन, डिप्लीशन, अमोर्टाइजेशन, इन तीनों के रूल्स के अंदर थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट तीनों का सेम है। तीनों के अंदर ही लॉन्ग टर्म एसेट की वैल्यू के अंदर रिडक्शन आ रहा है, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट। तो अभी फिलहाल में तो हम पढ़ रहे हैं डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। तो यहाँ पर तो हमारा सारा डिस्कशन टेंजिबल फिक्स एसेट को लेकर होगा। बाकी डिप्लीशन और अमोर्टाइजेशन के ऊपर भी मैं अलग से बात करूंगा, एक सेपरेट क्लास में इन दोनों के ऊपर भी अलग से डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल में आपको सिर्फ डेप्रिसिएशन के ऊपर फोकस करना है। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। बाकी अगर आपको डेप्रिसिएशन के बारे में और डिटेल में जानना है, अकाउंटिंग प्रोस्पेक्टिव से जानना है कि आखिर हम फिक्स एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन क्यों लगाते हैं, तो उसके लिए आपको चैप्टर नंबर 2 देखना होगा। वहां पर मैंने डेप्रिसिएशन वाले पॉइंट के अंदर डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है कि आखिर रियल लाइफ में हम डेप्रिसिएशन क्यों लगाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा एग्जांपल नंबर 1 हो गया। इस एग्जांपल को हमने समझ लिया कि आखिर एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं। तो अब देखो, ये एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना तो आपको आ गया, लेकिन अकाउंटिंग के अंदर इस डेप्रिसिएशन का इस्तेमाल किस तरह करा जाएगा, आखिर कैसे हम अपनी एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हैं, उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो इसी एग्जांपल को आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर आप देखो, हमने एसेट परचेज करी थी 1 अप्रैल 18 को, जिस दिन हमारी एसेट का कॉस्ट प्राइस था 7 लाख रुपए। 7 लाख रुपए की हमारी एसेट थी 1 अप्रैल 18 को, और ये है हमारा अकाउंटिंग ईयर 18-19। अकाउंटिंग ईयर 18-19 का मतलब हो गया 1 अप्रैल 18 से लेकर 31 मार्च 19 तक। तो यहाँ पर 1 अप्रैल 18 को हमारी मशीन की कॉस्ट प्राइस थी 7 लाख रुपए। अब एक साल तक हमने अपनी मशीन को इस्तेमाल करा, और पहले साल के एंड में, पहले साल का एंड कब होगा, 31 मार्च 19, पहले साल के एंड में हम अपनी मशीन के ऊपर 1 लाख का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि हमारी मशीन की वैल्यू पहले साल में 1 लाख से कम हो गई, यानी हमारी मशीन पहले साल में 1 लाख की इस्तेमाल हो गई। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट ईयर के एंड में आपकी मशीन की वैल्यू कितनी बच गई आफ्टर डेप्रिसिएशन, तो आप कहोगे 6 लाख रुपए। अभी 6 लाख रुपीस को हम बोलते हैं बुक वैल्यू। आप जो अकाउंटिंग की बुक्स बना रहे हो, उस बुक के अंदर इस मशीन की वैल्यू पहले साल के एंड में है 6 लाख रुपए। तो इस 6 लाख रुपए को बोलते हैं बुक वैल्यू, और इसी का दूसरा नाम होता है WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू। अब इसका नाम WDV क्यों होता है, उसके बारे में आगे अभी थोड़ी देर बाद डिस्कशन होगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो कि बुक वैल्यू का ही दूसरा नाम होता है रिटर्न डाउन वैल्यू। और यहाँ पर फर्स्ट ईयर के एंड पे डेप्रिसिएशन निकालने के बाद हमारी बुक वैल्यू है 6 लाख रुपीस। उसके बाद 1 अप्रैल 19 से हमारा अकाउंटिंग ईयर 19-20 स्टार्ट हो जाएगा, जो एंड होगा 31 मार्च 20 को। ये हमारा सेकंड ईयर है। तो पूरे सेकंड ईयर में हम अपनी मशीन को इस्तेमाल करेंगे, और सेकंड ईयर के एंड में इसके ऊपर हम दोबारा डेप्रिसिएशन लगाएंगे। डेप्रिसिएशन है हमारा 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन लगेगा, और अब सेकंड ईयर के एंड में हमारी मशीन की बुक वैल्यू आ जाएगी 5 लाख रुपए। दूसरे साल इस्तेमाल करने के बाद हमारी मशीन अब 5 लाख रुपए की बच गई। तो यहाँ तक की बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट ईयर में दोबारा डेप्रिसिएशन लगाएंगे। 1 अप्रैल 20 से लेकर 31 मार्च 2021 तक हमारा अकाउंटिंग ईयर 2021 होता है। तो यहाँ पर थर्ड ईयर के एंड में दोबारा डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। 1 लाख से हमने डेप्रिसिएशन लगाया, तो अब थर्ड ईयर के एंड में हमारे मशीन की बुक वैल्यू बच गई 4 लाख रुपए। उसके बाद फोर्थ ईयर में दोबारा आप डेप्रिसिएशन लगाओगे। फोर्थ ईयर के एंड में यानी 31 मार्च 2022 में हमारा डेप्रिसिएशन लगेगा 1 लाख रुपए, और चौथे साल के एंड में हमारे मशीन की बुक वैल्यू रह जाएगी 3 लाख रुपए। इसी तरीके से फिफ्थ ईयर में भी डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन ने पहले ही बता दिया था कि मशीन हमारी 5 साल तक इस्तेमाल होगी। तो फोर्थ ईयर के एंड में हमारी मशीन की बुक वैल्यू है 3 लाख रुपए। उसके बाद अगर हम फिफ्थ ईयर में दोबारा डेप्रिसिएशन लगाते हैं 31 मार्च 2023, जो कि हमारे फिफ्थ ईयर का एंड है, यहाँ पर हमने दोबारा डेप्रिसिएशन लगाया 1 लाख रुपए। अब फिफ्थ ईयर के एंड में हमारी मशीन की बुक वैल्यू बच गई 2 लाख रुपए, जो कि हमारी पहले से ही एस्टिमेटेड थी। हमारे डेप्रिसिएशन का अमाउंट ही
इस अजम्पशन पे बेस्ड है कि 5 साल एसेट इस्तेमाल करने के बाद हमारी एसेट की बुक वैल्यू 5th ईयर के एंड में 2 लाख रुपए बचेगी। हमारा 5 साल के बाद एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू था 2 लाख रुपए, लेकिन ये तो एस्टिमेशन था। एक्चुअल में हुआ क्या, 5th ईयर के एंड में आपकी मशीन एक्चुअल में 2 लाख की बजाय 3 लाख में बिक गई। तो ये तो अच्छी बात है, हमारा एक्सपेक्टेशन था 2 लाख रुपए, लेकिन हमें 3 लाख रुपए मिल गया। तो यहाँ पर अगर आपको आपके एस्टिमेशन से ज्यादा स्क्रैप वैल्यू मिल जाती है तो उस केस में आप बोल सकते हो कि हमारा गेन हो गया। तो यहाँ पर 1 लाख रुपए को हम अपना गेन बता देंगे, अपना प्रॉफिट बता देंगे। तो इसी को हम बोलते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। तो समझ में आ रही है बात, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब डेप्रिसिएशन के अंदर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और थोड़ी आगे की बातों को जानते हैं। तो यहाँ पर अगर हम डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग की बात करें तो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के अंदर हमें 2 चीजें देखनी होती हैं। पहला होता है हमारा मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अमाउंट। डेप्रिसिएशन के अमाउंट निकालने को लेकर हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं। ये आपके सामने बहुत सारे मेथड्स हैं जिनसे हम अपनी डेप्रिसिएशन के अमाउंट निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो एग्जाम में सिर्फ 2 ही मेथड के क्वेश्चन आते हैं। पहला है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा है हमारा रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो ये 2 ही मेथड के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी ये जितने भी बचे हुए मेथड है इनके क्वेश्चन कभी कभार आ गए तो आ गए, बहुत कम चांस है, रेयर केस में कभी पूछ लिया तो बात अलग है। बाकी 99% आपके एग्जाम में यही 2 मेथड से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इन 2 मेथड से अपने डेप्रिसिएशन चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद बाकी बचे हुए मेथड्स को लेकर मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर हम इन सभी मेथड्स के ऊपर बात कर लेंगे। ये मेथड्स हमारे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा पॉपुलर मेथड हमारे पास 2 ही है, स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV मेथड। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन के अंदर हमें 2 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करना है। सबसे पहला पॉइंट हो गया हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट। डेप्रिसिएशन के अमाउंट को निकालने के हम 2 मेथड्स देखेंगे। तो पहला हमारा ये पॉइंट हो गया। अब अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं तो दूसरा पॉइंट आता है हमारा मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। एक बार हमने डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकाल लिया, उसके बाद हम देखेंगे कि आखिर डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग किस तरह करी जाती है। तो डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग को लेकर भी हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं। पहला है हमारा व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू एसेट अकाउंट और दूसरा है हमारा व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज क्रिएटेड। तो पहले मेथड के अंदर हम अपने डेप्रिसिएशन को सीधा एसेट अकाउंट में डाल देते हैं, जबकि दूसरे मेथड में हम अपने डेप्रिसिएशन के लिए अलग से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं, या फिर इसको हम एक और नाम से जानते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर हमारे डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग के लिए 2 मेथड्स हो गए। इन दोनों ही मेथड्स को हम एक एक करके डिटेल में देखेंगे, लेकिन डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग से पहले तो हम अपना डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालना सीखेंगे। एक बार पहले आप अमाउंट निकालना सीख लो, उसके बाद ही हम डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग देखेंगे। तो फटाफट चलते हैं अपने पहले पॉइंट के ऊपर। तो पहले पॉइंट के अंदर हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के अमाउंट का कैलकुलेशन होने वाला है यहाँ पर, जिसके अंदर पहला मेथड है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड, इसको हम SLM भी बोलते हैं। इसके और भी कई सारे नाम होते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स परसेंटेज मेथड। तो इन सब नामों से भी इस मेथड को जाना जाता है। तो अब ये मेथड क्या बोल रहा है, इसके अंदर क्या होता है, इसको भी एक बार देख लो।